हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम एकेडमी। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का जो पेपर वन है जीएस का, उसके लिए क्लासेस। तो इसमें आपको पूरा पेपर वन इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। जो पूरा अलग अलग पोर्शन है पेपर वन में, टोटल 5 यूनिट है। तो उसमें एमपीजीके का पूरा पोर्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है। साथ साथ उसमें करंट अफेयर का भी पार्ट है और थोड़ा सा आईटी वाला पार्ट भी है। तो सारा हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर वन के लिए ये क्लास आपकी बहुत हेल्प करेगी। और जैसे मेरे क्लास में पूरा कंटेंट मैंने बनाया है, तो इसमें मुझे लगता है कि इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन बस आपको इसमें प्रैक्टिस करना रहेगा। तो ये क्लास असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर वन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जैसे अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई और एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, इवन आप एमपीपीएससी जो राज्य सेवा परीक्षा होता है परीक्षा होती है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो सबके लिए जो एमपी का पोर्शन है, एमपी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्प करेगी। तो आज ये इसका पहला वीडियो है। कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर तरीके से रोज इसकी वीडियोस इसमें अपडेट करता रहूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मेरा नाम है मयंक माहेश्वरी और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर क्लासेस आपको इसमें मिलती रहेगी। तो ये है मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पेपर वन जीएस के लिए क्लास। और आज हम शुरू करने वाले हैं इसकी यूनिट वन, जो कि है मध्य प्रदेश का इतिहास। तो इसमें शुरू करेंगे। कंटेंट इसमें मोस्टली जो स्लाइड्स है वो हिंदी में रहेगी, पर उसमें जो थोड़ा सा मैं इसमें इंग्लिश में भी उसमें कोशिश करूंगा कि आपका दोनों बाइलिंगुअल तरीके से वो मीडियम हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के जो पेपर वन है असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके सिलेबस के बारे में, यूनिट वन के बारे में कि यूनिट वन में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अगर हम सिलेबस देखें यूनिट वन का, असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर वन का, और या फिर आप एफएसओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो एमपीपीएससी की, ये कंटेंट तो आपका आएगा ही आएगा। तो ये इसलिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट वन जो है उसमें आपका मध्य प्रदेश का इतिहास दिया है। इसमें आपका मध्य प्रदेश का जो प्राचीन इतिहास है, एंशियंट हिस्ट्री है, वहां से स्टार्ट करना है। जो प्रागैतिहासिक काल है, जैसे प्री हिस्टोरिक है, जे प्रोटो हिस्टोरिक, उसके बाद हिस्टोरिक पीरियड है। तो यह इसमें पूरा एंशियंट जो एमपी है वो इसमें कवर हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे मध्यकालीन इतिहास है, मेडाइवल हिस्ट्री दी हुई है उसी तरीके, और यहाँ पे आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री दी हुई है। ठीक है, तो तीन चीजों में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरी हिस्ट्री कवर हो रही है। एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न, तीनों यहाँ पर कवर हो रहा है एमपी से रिलेटेड। उसके बाद चौथे पॉइंट पे जाए तो वहां है मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन, है ना, जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ था हमारे पूरी कंट्री में, तो उसमें मध्य प्रदेश का क्या रोल था वो यहाँ पर पढ़ना है। और पांचवा जो है वो है जनजाति इतिहास से संबंधित, जनजाति साहित्य से संबंधित। ठीक है, तो मतलब एंशियंट से लेके मॉडर्न तक की, फ्रीडम स्ट्रगल तक की पूरी हिस्ट्री इसमें मध्य प्रदेश की कवर करना है। ठीक है, अब इस यूनिट में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आपका जो स्टार्ट के 4 टॉपिक है वो आपके इस यूनिट में कवर हो जाएंगे। और ये जो पांचवा वाला जो टॉपिक है ना, मध्य प्रदेश का जनजातीय इतिहास, वो अगर आपने देखा होगा कि इसमें एक अलग से जनजातीय कल्चर से संबंधित भी एक यूनिट जुड़ी है। तो ये वाला जो टॉपिक है ना वो वहां पे कवर कर देंगे, तो वहां से आपका ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। ये मध्य प्रदेश के इतिहास की पहली क्लास है। और इसमें आपका पूरा सिलेबस, ये इसमें पहली क्लास है, धीरे धीरे इसमें क्लासेस करते हैं, आपके पूरा सिलेबस में कवर हो जाएगा। बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बाकी और इसके अलावा आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास। मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास से शुरू करते हैं। और थोड़ी सी स्लाइड्स यहाँ पे हिंदी में है, लेकिन अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो उसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं एक्सप्लेनेशन में भी उसको आपको बताते जाऊंगा, आपको इंग्लिश मीडियम में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास से अगर हम शुरू करें तो इतिहास अगर हम पढ़ते हैं, जब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं, इंडिया की हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, तो बेसिकली क्या होता है ना कि हम इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है जो होता है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है प्री हिस्ट्री, आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको प्रोटो हिस्ट्री भी कहते हैं। तो ये प्रोटो हिस्ट्री है। और ऐतिहासिक काल या फिर जिसको हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। तो इस तरीके से इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है जब भी हम इतिहास को पढ़ते हैं। सबसे पहले प्री हिस्ट्री आता है, फिर प्रोटो हिस्ट्री आता है, फिर हिस्टोरिक पीरियड आता है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक पीरियड। ये तो इस तरीके से 3 तरीके के पार्ट आते हैं। अब इन तीनों में डिफरेंस बेसिकली ये है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड है, वो पीरियड माना जाता है जब राइटिंग का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, जब लिखने का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, जब मनुष्य को लिखना नहीं आता था, उस पीरियड को बेसिकली कहा जाता है कि वो प्री हिस्टोरिक टाइम है।
तो इसमें कौन सा टाइम आता है? तो प्री हिस्टोरिक टाइम में आपका पूरा जो पैलियोलिथिक वाला टाइम है, पूरा पाषाण काल वाला, जब मनुष्य आदिमानव की तरह रहता था, गुफाओं में रहता था, जंगलों में रहता था, वो वाला जो टाइम है पूरा। तो पहले पैलियोलिथिक वाला पार्ट आ जाएगा, मध्य पाषाण काल वाला पार्ट, मेसोलिथिक वाला पार्ट जो है, और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल से लेके नव पाषाण काल तक, जब नियोलिथिक वाला जो टाइम था, जब मनुष्य ने खेती करना चालू कर दिया था, तो ये वाला जो पूरा टाइम है, जब राइटिंग का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो वो वाला पूरा पार्ट आता है प्री हिस्टोरिक टाइम में। ठीक है, ये चीज आई होप क्लियर हो गई होगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पाषाण काल के बारे में देखते हैं। पाषाण काल, जो इन तीनों को मिला के पाषाण काल भी कहते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल, इसके बारे में हम और डिटेल में देखेंगे अभी। तो इन सबको मिला के पाषाण काल कहते हैं। जब मनुष्य स्टोन के टूल्स का यूज करता था, जब स्टोन के टूल्स का यूज करता था, स्टोन के टूल्स बनते थे, औजार बनते थे, तो वो पूरी स्टोन एज है, पूरा पाषाण काल है। ठीक है। उसके बाद आता है जब मनुष्य ने ताम्र का यूज करना स्टार्ट कर दिया, कॉपर का यूज करना स्टार्ट कर दिया था, तो उस समय कॉपर और स्टोन दोनों का यूज होता था। तो इसको चालकोलिथिक एज कहते थे। ताम्रपाषाण काल या चालकोलिथिक एज कहते थे। फिर आया कांस्य युग, जब मनुष्य ने ब्रॉन्ज का यूज करना स्टार्ट कर दिया। और फिर आया लोह युग, जब आयरन का यूज करना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से सीक्वेंस में हिस्ट्री चलती है। ठीक है, ये हम प्रागैतिहासिक काल की बात कर रहे हैं, हम प्री हिस्टोरिक टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एक डिटेल में थोड़ा सा टाइमलाइन बता रहा हूँ, ताकि एक थोड़ा सा होपफुली, अगर आपका सपोज कीजिए बैकग्राउंड अगर हिस्टोरिक नहीं है, हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट ऑलरेडी हिस्ट्री है, या फिर आप हिस्ट्री से फेमिलियर है, तो ऑलरेडी ये चीज पता होगी आपको। तो यहाँ इस तरीके से प्रागैतिहासिक काल को डिवाइड किया जाता है, प्री हिस्टोरिक टाइम को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, प्री हिस्टोरिक टाइम में सबसे पहले आता है पूरा पाषाण काल, जिसको पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं। के बारे में और हम डिटेल में भी देखेंगे। यहाँ पे जैसे कि 5 लाख साल से लेके 10,000 साल तक का जो टाइम था, वो पैलियोलिथिक पूरा पाषाण काल में आता है। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, जिसको मेसोलिथिक टाइम भी कहा जाता है। मेसोलिथिक काल, तो 4,000 से लेके 7,000 तक का जो टाइम है ईस्वी का, वो मध्य पाषाण काल में आता है। फिर नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज, तो 7,000 ईस्वी पूर्व के बाद का जो टाइम है, उसको नियोलिथिक एज कहा जाता है, जब मनुष्य ने खेती करना शुरू कर दिया था। तो ये पूरा आपका है। तो ये पूरा आ जाता है प्री हिस्टोरिक टाइम में, प्रागैतिहासिक काल में। ठीक है, मध्य प्रदेश के संबंध में हम इसमें आगे बात करेंगे। अब देखते हैं हम आगे, वो है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी कहा जाता है। जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, आद्य ऐतिहासिक काल, तो ये बेसिकली वो काल है जो प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक के बीच का होता है। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें ऐसा हुआ था, इसमें दो चीजें होती है। या तो उस समय राइटिंग का डेवलपमेंट हो गया है, ठीक है, राइटिंग का डेवलपमेंट हो गया है, मनुष्य ने लिखना शुरू कर दिया है, बट हम आज तक उस राइटिंग को पढ़ नहीं पाए हैं। मतलब वो क्या लिखा गया है, हम उसको समझ नहीं पाए हैं, हम उस लैंग्वेज को नहीं जान पाए हैं। तो वो जो टाइम पीरियड है, वो भी प्रोटो हिस्टोरिक में आएगा। अब ऐसा टाइम पीरियड कौन होता है? तो ऐसा टाइम पीरियड है हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला। जो हड़प्पा सभ्यता वाला टाइम है, वो कब आता है? वो प्रोटो हिस्टोरिक टाइम में आएगा, दोनों के बीच में। तो एक हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला टाइम हो गया। दूसरा, सपोज कीजिए राइटिंग का डेवलपमेंट भी हो गया, हम उसको पढ़ना भी, हमने उसको पढ़ना भी समझ में आ गया हमें कि क्या लिखा हुआ है, हम उनकी लैंग्वेज को जान गए, लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए हमारे पास कोई आर्कियोलॉजिकल सोर्स नहीं है। जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं वो कम है, बहुत कम है उसको कंफर्म करने के लिए। तो इसलिए ये वाला, तो वो टाइम भी आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो वैदिक टाइम पीरियड है, जब आर्यंस जब आए थे, और जो पूरा ऋग्वेद वाला टाइम है, उत्तर वैदिक काल टाइम है, तो वो वाला टाइम जो है, वो भी प्रोटो हिस्टोरिक टाइम में आता है। क्यों? क्योंकि हमें उस टाइम की राइटिंग तो पता है, हमने वेदास को भी डेसिफर कर लिया है, वेदास को भी पढ़ लिया है, वेद को भी हमने पढ़ लिया है, बट उसके लिए आर्कियोलॉजिकल सोर्स हमारे पास बहुत कम है। तो इस कारण से ये दोनों चीजें जो है, हड़प्पन वाला टाइम और जो वैदिक वाला टाइम है, वो दोनों टाइम आते हैं प्रोटो हिस्टोरिक टाइम में, आद्य ऐतिहासिक काल में। ठीक है, मतलब हम बात करें लगभग कि यहाँ पर हड़प्पन 500 600 ईसा पूर्व तक का जो टाइम है, 600 बीसी तक का जो टाइम है, वो आता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। तो उसके बाद शुरू होती है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। 600 बीसीई से, मतलब 600 ईसा पूर्व से अब तक का जो टाइम है, वो ऐतिहासिक टाइम है। इसमें महाजनपदास शुरू होंगे, महाजनपदास के बाद की पूरी हिस्ट्री आएगी। तो वो जो पूरा टाइम है, वो है हिस्टोरिक पीरियड, या फिर इसको ऐतिहासिक पीरियड कहते हैं। थोड़ा सा ये एक मिनट टाइमलाइन बताइए, इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं, कैसे हम इन चीजों को डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप हिस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट ये इसमें आगे धीरे धीरे आपको हो जाएगा। इसमें आगे हम और ज्यादा इसमें जब पढ़ेंगे, तो समझ में आने लगेगा आपको। अब
ये जो क्लास है हिस्ट्री की, तो इसमें हम ऐसा नहीं है कि पूरा डिटेल में हमें पढ़ना है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हर चीज के, क्योंकि अगर पढ़ने जाएंगे ना तो बहुत कुछ है, जितना पढ़ेंगे उतना कम है। तो मैंने कोशिश वही करी है कि वही चीजें इसमें इंक्लूड करूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, एमबीपीएससी के बाकी एग्जाम से, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं एमपी हिस्ट्री के, उसी टाइप के कंटेंट मैंने इसमें तैयार करने की कोशिश करी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रागैतिहासिक काल से, प्री हिस्टोरिक पीरियड से। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं पाषाण कालीन स्थल से, स्टोन एज। स्टोन एज वाला जो टाइम पीरियड है उससे हम शुरू करेंगे। स्टोन एज वह टाइम था जब जब मनुष्य जो है वो स्टोन के बने हुए टूल्स का यूज करता था, पत्थर के बने हुए औजारों का यूज करता था। अब स्टोन एज को तीन पार्ट में बांटा गया है। एक होता है आपका पेलियोलिथिक एज, फिर एक आता है मेसोलिथिक एज, मध्य जो पाषाण काल है, फिर एक नियोलिथिक एज, नव पाषाण काल। इस तरीके से तीन भागों में इसको बांटा गया है। अब यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, तो हमें मध्य प्रदेश के इतिहास में देखो इतना उसको डिटेल में नहीं पढ़ना है। जैसे कि पेलियोलिथिक एज थी, तो उसमें क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर से इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। अगर वो इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वहां पर हमें पढ़ना पड़ेगा। हमें यहाँ पर यह पढ़ना है कि जैसे पेलियोलिथिक एज है, पूरा पाषाण काल है, ठीक है। 2 लाख साल से लेके 10,000 ईसा पूर्व का जो टाइम था वो आता है पेलियोलिथिक एज में, ठीक है। ईसा पूर्व बीसीई का जो टाइम था वो आता है पेलियोलिथिक एज में, और जो ओल्ड स्टोन एज है। तो हमें इसमें यह पढ़ना है कि इस काल से संबंधित, इस एज से संबंधित मध्य प्रदेश में कौन कौन से स्थान है, क्या क्या वहां पर चीजें मिली है। ये चीज हमें यहाँ पर इसमें पढ़ना है, इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं पेलियोलिथिक एज से, जो पूरा पाषाण काल है। मतलब 2 लाख साल से पहले से लेकर के 10,000 साल तक का जो टाइम था वो था पूर्व पाषाण काल। इसमें मनुष्य स्टोन के बने हुए टूल्स का यूज करता था, गुफाओं में रहता था, नदी के किनारे रहता था, और उस समय एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुआ था, खेती करना नहीं आती थी। तो जानवरों का शिकार करके और फूड को कलेक्ट करके इसी तरीके से मनुष्य की लाइफ चलती थी, इसी तरीके से मनुष्य की जिंदगी चलती थी। कौन कौन से प्लेसेस इसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले जो प्लेस है वो है हथनोरा। हथनोरा आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हथनोरा कहाँ पर है, तो सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है हथनोरा प्लेस। और ये एक पूरा पाषाण कालिक पेलियोलिथिक साइट है यहाँ पर। और एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है, कोई भी जो साइट है उसका उत्खनन किसने किया था, उसका खोज किसने किया था। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। तो हथनोरा की खोज करने वाले थे श्री अरुण अरुण सोनकिया। इन्होंने 1982 में हथनोरा की खोज करी थी, वहां पर एक्सकेवेशन किया था, वहां पर उत्खनन किया था। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट यह है हथनोरा से कि यहाँ पर मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। मानव के जो खोपड़ी के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। और वो जो खोपड़ी है जिस इंसान की मानी जाती है, जिस इंसान की प्रजाति की मानी जाती है, उसको नाम दिया ऑस्ट्रोलिपिथेकस नर्मेंदिसिस, या फिर इसको कहें नर्मदा मानव। तो ये उस प्रजाति को, जो मानव की प्रजाति के वहां पे साक्ष्य मिले थे, जिसकी खोपड़ी मिली थी, उसको प्रजाति, मानव की प्रजाति को उसका नाम दिया गया है ऑस्ट्रेलोपिथेकस नर्मंदिसिस, या फिर नर्मदा मानव। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो खोपड़ी मिली थी यहां से, ये मध्य प्रदेश की नहीं, पूरे भारत में मानव के जो साक्ष्य जो मिले थे उसकी पहली जगह है हथनोरा। मतलब पूरे भारत में मानव के जो साक्ष्य हैं सबसे पहले हथनोरा में मिले थे। जो पेलेलिथिक टाइम के, पूरा पाषाण काल के जो मानव के साक्ष्य हैं वो सबसे पहले हथनोरा में मिले थे पूरे भारत में। तो इसलिए ये प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से जो विलुप्त हाथी, जो हाथी की प्रजाति विलुप्त हो गई है, जिसको मैमथ भी कहा जाता था, उसके जीवाश्म भी यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। और इसकी खोज सीहोर जिले में है, ये ध्यान रखना है। और अरुण सोनकिया द्वारा इसका एक्सकवेशन किया गया। तो हथनोरा ये एक इंपॉर्टेंट साइट है पेलियोलिथिक एज की। उसके बाद अगली जो साइट है वो है महादेव पिपरिया। महादेव पिपरिया ये सिचुएटेड है नर्मदा वैली में, अ, नर्मदापुरम में, नर्मदा वैली में, नर्मदा नदी के किनारे पर ये सिचुएटेड है। नर्मदापुरम जिले में, होशंगाबाद पहले नाम था, अभी नर्मदापुरम नाम है। तो यहाँ पर नर्मदापुरम जिले में है महादेव पिपरिया। इसका उत्खनन किया था सुप्रेकर जी ने, और यहाँ से कई सारे पूरा पाषाण कालीन औजार मिले हैं, टूल्स वगैरह मिले हैं। तो ये साइट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, महादेव पिपरिया। फिर अगली एक और साइट है भूतरा, जो कि नरसिंहगढ़ जिले में है, और नर्मदापुरम के पास में ही है भूतरा। तो वो नरसिंहगढ़ जिले में है, और यहाँ से भी कई सारे पूरा पाषाण कालीन औजार मिले हैं। वैसे तो कई सारी साइट्स हैं, कई सारे प्लेसेस हैं, पर मैंने वही इंक्लूड किए हैं जिससे क्वेश्चन मोस्टली आते हैं, ठीक है। तो ये साइट्स हैं पूरा पाषाण कालीन से संबंधित, यहाँ यहाँ से ये सारी चीजें मिली है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पूरा पाषाण कालीन टाइम है, पेलियोलिथिक टाइम है, उसके साक्ष्य जो है वो नर्मदा वैली से बहुत ज्यादा मिले हैं।
नर्मदा घाटी से बहुत ज्यादा मिल है। जैसे महादेव पिपरिया नर्मदा घाटी में है, भूतरा नर्मदा घाटी में है, हथनोरा भी ज्यादा दूर नहीं है वहां से। तो इस तरीके से नर्मदा वैली में पूरा पाषाण कालीन पेलियोलिथिक एज के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। अब आगे हम चलते हैं। तो अब देखते हैं मध्य पाषाण काल, जो मेसोलिथिक टाइम था। ठीक है, पूरा पाषाण काल हो गया। पूरा पाषाण काल 10,000 ईस्वी तक का जो टाइम था वो पूरा पाषाण काल था। उसके बाद 10,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 बीसीई से लेकर के 7,000, लगभग 7,000 बीसी तक का जो टाइम है, इसको कहा जाता है मध्य पाषाण काल या फिर मेसोलिथिक एज भी इसको कहा जाता है। अब इसकी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यह थी कि इस समय जो टूल्स यूज होते थे, जो मनुष्य टूल्स यूज करता था, जो औजार यूज करता था, वो बहुत छोटे छोटे होते थे, बहुत स्मॉल होते थे। उसकी साइज बहुत स्मॉल होती थी। जैसे बोज हो गए, ठीक है, तीर हो गए, और मछली पकड़ने के जो कांटे होते हैं इस तरीके के, और ब्लेड हो गए, इस तरीके के औजार इस समय यूज होते थे मेसोलिथिक टाइम में। और मेसोलिथिक टाइम का एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये है कि इस समय मेसोलिथिक एज में पशुपालन शुरू हो चुका था। जो डोमेस्टिकेशन है एनिमल का, वो शुरू हो चुका था। ठीक है, जैसे इससे पहले हमने जो पेलियोलिथिक टाइम देखा, तो पेलियोलिथिक टाइम में पशुपालन नहीं होता था। ठीक है, उस समय मनुष्य पूरे तरीके से जानवरों के शिकार पर और पेड़ पौधों से खाना इकट्ठा करने पे जीवित रहता। लेकिन मध्य पाषाण काल तक आते आते मनुष्य ने पशुपालन शुरू कर दिया था। और सबसे पहला जो एनिमल था जिसको मनुष्य ने डोमेस्टिकेट किया था, जिसको पाला था, वो डॉग था। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा। तो ये डॉग था, कुत्ता था, जिसको मनुष्य ने सबसे पहले पाला। तो ये मध्य पाषाण काल के इंपॉर्टेंट फीचर है। अब हम देखते हैं कि मध्य पाषाण काल जो है उसके एमपी में साक्ष्य कहाँ कहाँ पर मिले हैं। तो पहली जो साइट है वो है आदमगढ़। आदमगढ़ पहली साइट है। और आदमगढ़ कहां पर सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है नर्मदापुरम जिले में, है ना। जिले का नाम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई पर्टिकुलर साइट है तो कहां पर सिचुएटेड है। तो आदमगढ़ जो है ये सिचुएटेड है नर्मदापुरम जिले में। और इसका उत्खनन किया था 1964 में आरबी जोशी जी और एमडी खरे के द्वारा इनका उत्खनन किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं आप, आदमगढ़ जो है वो होशंगाबाद नर्मदापुरम जिले में है। यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, तो मध्य प्रदेश में कृषि के और पशुपालन के जो सबसे पहले एविडेंस हैं, सबसे पहले साक्ष्य हैं, वो मिले हैं आदमगढ़ से। ठीक है, आदमगढ़ से सबसे पहले पशुपालन के और कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ से आदि मानव की शिलाश्रय, जो मनुष्य जो उसमें रहता था, केव्स में रहता था, तो वो केव्स, वो गुफाएं भी यहाँ से मिली है। उसके अलावा यहाँ से रॉक पेंटिंग्स भी मिली है, जो गुफाओं में पेंटिंग्स मिलती थी, तो वो भी यहाँ से मिली है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आदमगढ़ से संबंधित क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि जैसे पर्टिकुलर साइट है आदमगढ़, तो ये कौन से काल से संबंधित है, पेलियोलिथिक से संबंधित है, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, तो इस तरीके से भी ध्यान रखना है। तो आदमगढ़ से संबंधित हमने देखा कि आपको यहाँ पर नेम ध्यान रखना है, आरबी जोशी और एमडी खरे के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। और आदिमानव के जो रॉक पेंटिंग्स हैं, जो गुफाएं हैं, शिलाश्रय हैं, वो भी यहाँ से मिलते हैं। नर्मदापुरम जिले में है। देखते हैं अब हम जो नेक्स्ट साइट है वो सबसे इंपॉर्टेंट साइट, इसका नाम भीमबेटका, और ये रायसेन जिले में है। ठीक है, भीमबेटका ये है रायसेन जिले में। और इनके जो खोज करता है, ये क्वेश्चन तो बार बार आता है। इसका खोज किया था श्री विष्णु वाकणकर जी के द्वारा। और ईयर भी पूछते हैं कब किया था, तो 1957-58 में। 1957-58 में भीमबेटका जो पूरी गुफाएं हैं उनकी खोज की गई थी श्री विष्णु वाकणकर के द्वारा। और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह है। जो अलग अलग जगह पे जो हमें साक्ष्य मिले हैं आदि मानव के, तो सबसे ज्यादा गुफाएं हमें यहाँ पे मिली है, लगभग 300 से ज्यादा यहाँ पर गुफाएं हैं। तो सबसे बड़ा गुफा समूह है पूरे मध्य प्रदेश का भीमबेटका, और ये रायसेन जिले में। तो इससे संबंधित क्या क्या चीजें हैं, विष्णु वाकणकर जी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया, इसकी खोज की गई थी 1957-58 में। और यहाँ पर कई सारी रॉक पेंटिंग्स मिली है, शैल चित्र मिले हैं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2003 में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भीमबेटका को इंक्लूड किया गया था। तो ईयर यहाँ से ध्यान रखना है कि 2003 में इसको इंक्लूड किया गया था, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल से संबंधित दो प्लेस हो गए, एक हो गया आदमगढ़ और एक हो गया भीमबेटका। उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो इसमें मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दी। एक और है शिमला पहाड़ी, जो कि भोपाल के पास में है। ये भी मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एक इंपॉर्टेंट साइट है। यहाँ से कई सारे टूल्स वगैरह, कई सारे औजार और हथियार, ये सारी चीजें मिली। अब हम आते हैं नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज के टाइम पे। नियोलिथिक एज लगभग 7,000 या फिर कहीं कहीं पे 6,000 इस तरीके का टाइम होता है। लगभग 7,000 या 6,000 ईसा पूर्व का जो टाइम है, उसको नवपाषाण काल कहते हैं। वहां से, और इस समय का सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कृषि करना इसमें शुरू हो गया।
जो एग्रीकल्चर है, मनुष्य ने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया था, क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दिया था। तो जब एग्रीकल्चर शुरू हो गया था तो उसके बाद गांव बनने लग गए, एक सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हो गई। मनुष्य ने एक जगह पर रखना रहना स्टार्ट कर दिया। फिर एक सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हो गई, गांव बनने लग गए, धीरे धीरे वो गांव बड़े हो गए, कृषि यहाँ पर शुरू हो गई थी। एक और इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ इस काल में मनुष्य ने जो कहते हैं हम जो बर्तन होते हैं, तो बर्तन बनाना यहाँ पर शुरू कर दिया था। ठीक है, जैसे अनाज आ रहा है, अनाज को जो इकट्ठा करना है, तो जो बर्तन बनते थे, जो जिसको मृद भांड कहते हैं हिंदी में, तो वो बनाना भी इसी काल में शुरू हुआ था। तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और पहिए का जो आविष्कार है, पहिए का आविष्कार भी नियोलिथिक टाइम में हुआ था। धीरे धीरे उसमें और भी कई सारे डेवलपमेंट। तो ये नवपाषाण काल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। कृषि का इसमें स्टार्ट हो गया था, सेटल लाइफ शुरू हो गई थी, बर्तन बनने लग गए थे, पहिए का आविष्कार हो गया था। और जो इस समय के जो टूल्स होते थे, जो मनुष्य अभी भी टूल्स तो स्टोन के ही बनेंगे, तो टूल्स जो बनते थे वो काफी पॉलिश्ड टूल्स होते थे। पॉलिश्ड टूल्स बनना इस समय पे शुरू हो गए। तो ये कुछ फीचर्स थे। अब हम देखते हैं कि नवपाषाण काल से संबंधित मध्य प्रदेश में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्लेस है और वहां से क्या मिला है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्लेस जैसे कि नाम ध्यान रखना है, भेड़ाघाट, भेड़ाघाट जो कि जबलपुर के पास में है, तिलवाड़ा घाट, मामेटा घाट और एक लमेटा घाट भी है। ठीक है, तो ये सारे जबलपुर के पास में, तो ये एक इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट है, इंपॉर्टेंट नवपाषाण काल की साइट है। भेड़ा घाट, तिलवाड़ा घाट, ममेटा घाट, लमेटा घाट, यहाँ से मानव बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं और ये जबलपुर के पास में है। ठीक है, तो जगह का नाम भी जरूर इंपॉर्टेंट है और मानव बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है हटा। हटा जो कि दमोह जिले में है, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ से कुल्हाड़ी के जो है वो औजार मिले हैं नियोलिथिक टाइम की। तो हटा जो है वो दमोह जिले में है, एक नियोलिथिक साइट है और यहाँ से कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। उसी तरीके से बैरागढ़ जो है ये भोपाल जिले में है, यहाँ से भी कई सारे औजार मिले हैं नवपाषाण काल, जैसे कि अर्धचंद्राकार समलम उपकरण, इस तरीके के कई सारे उपकरण यहाँ पे मिले हैं, नाम ध्यान रखना है बस आप। एरन सागर जिले में है, इसके बारे में भी चालकोलिथिक टाइम में भी हम एरन के बारे में और देखेंगे, तो यहाँ से भी कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले। तो ये कुछ जगह के नाम देखना है, ये जगह के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नियोलिथिक साइट से और यहाँ से क्या क्या मिला है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या होता है ना कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि कोई पर्टिकुलर प्लेस प्लेस है या फिर कोई नदी घाटी है, तो वो नदी घाटी के उत्खननकर्ता कौन थे, वहां पर खोज किसने करी। तो कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। इसलिए ये जो पूरा पार्ट है वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें ऐसा समझने जैसा कुछ नहीं है, इसमें बस आपको याद करना है कि जैसे सपोज कीजिए सोन घाटी, तो सोन घाटी जो ये जो पूरी सोन रिवर है इधर, तो यहाँ पर जो पूरे साइट्स हैं, हिस्टोरिक साइट्स हैं, उसका उत्खनन निसार अहमद और जी आर शर्मा के द्वारा किया गया। उसी तरीके से चंबल घाटी, चंबल घाटी की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो चंबल रिवर है, तो चंबल घाटी में श्री वी एस वाकनकर के द्वारा, एच वी त्रिवेदी के द्वारा, एच पी खत्री के द्वारा और एस के श्रीवास्तव के द्वारा, ठीक है, यहाँ पर उनके द्वारा उत्खनन किया गया। नर्मदा घाटी जो नर्मदा रिवर है, तो नर्मदा रिवर पे आर वी जोशी और एस डी सांकलिया, ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट, नर्मदा घाटी और चंबल घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा उत्खनन किया गया। रिवर सतना में जी आर शर्मा के द्वारा और ग्वालियर क्षेत्र में यहाँ पर बीबी लाल के द्वारा। तो इस तरीके से कई बार क्या होता है ना, दो कॉलम आ जाते हैं क्वेश्चंस में। एक कॉलम में आपको रिवर वैली का नाम दे दिया, एक कॉलम में आपको उत्खनन करता जो एक्सकेवेटर थे, आर्कियोलॉजिस्ट, उनका नाम दे दिया। मैच करना है आपको, फिर वहां पर सही कॉलम्स वहां पर देखना है। तो ये क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यहाँ पर आपको जो नाम है नदी घाटी के और उनका जो उत्खनन करता है वो नेम आपको ध्यान रखना है। और उसमें भी जो पहले पहले जो नाम लिखे हैं ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वो आप जरूर उसको देख लीजिए, वो जरूर आप उसको याद कर लीजिए। ठीक है, स्लाइड्स आप सेव कर लीजिए, फिर आप जब रिवाइज करते हैं या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं, तो नोट्स भी अगर आप बना साथ साथ बना रहे हैं तो उससे भी आपका अच्छे से उसमें आप मेंशन कर लीजिए। तो जब आप रिवाइज करेंगे इसको, तो रिवाइज करेंगे बार बार तो वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें इसलिए मैंने इसको एक साथ यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। चलिए, तो यहाँ पर हम एक बार हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या कवर किया। तो अभी तक हमने यहाँ पर प्रागैतिहासिक टाइम अब पढ़ रहे हैं, प्री हिस्टोरिक टाइम। प्री हिस्टोरिक टाइम में सबसे पहले पाषाण काल हमने कवर कर लिया है। ठीक है, थोड़ा हम जल्दी कवर कर रहे हैं क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वही ये कवर करना है, और ऐसे कवर करते जाएंगे धीरे धीरे तो एमपी की हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, फिर तो बाकी की यूनिट्स भी आपको पढ़ना है, आपको मेन आपका जो सब्जेक्ट है वो भी पढ़ना है। इसलिए पाषाण काल हमने यहाँ पर कवर कर लिया, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमने इसमें कवर कर लिया। उसके बाद अब हम चलते हैं ताम्र पाषाण काल की तरफ।
तो आज की वीडियो में हम यहाँ तक कवर कर लेंगे। आज के वीडियो में जो पूरा प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक टाइम था, ताम्र पाषाण काल और कांस्य युग वाला जो टाइम है, यहाँ तक हम कवर कर लेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल वो टाइम है जब मनुष्य ने कॉपर का यूज करना शुरू कर दिया था। तांबा जो धातु है, कॉपर का जो है, उसको यूज करना शुरू कर दिया था। उसके साथ साथ स्टोन्स का यूज भी अभी तक होता था, टूल्स बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए। तो जब कॉपर और स्टोन दोनों का यूज होता था, तो उस टाइम पीरियड को कहते हैं चाल्कोलिथिक पीरियड या फिर ताम्र पाषाण काल। ठीक है, लगभग 3000-4000 बीसीई से जो टाइम शुरू होता है, 2000, कहीं कहीं पे 2000 भी है, 1000 भी है, अलग अलग जगह का अलग अलग होता है क्योंकि साइट के हिसाब से। तो 4000 के आसपास लगभग जो टाइम पीरियड शुरू होता है वो होता है चाल्कोलिथिक टाइम पीरियड, जिसको ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। और उसमें कॉपर का यूज और स्टोन का यूज करना मनुष्य ने शुरू कर दिया था। इस समय की और स्पेशल चीजें ये भी है कि इस समय, अब नियोलिथिक जो टाइम था, अभी हमने देखा था, नियोलिथिक टाइम में ऑलरेडी खेती करना शुरू हो गया था। तो उसके बाद गांव बनने लग गए थे, सेटल लाइफ शुरू हो गई थी। अब ताम्र पाषाण काल तक आते आते क्या हुआ ना, कि वो गांव धीरे धीरे बड़े बन गए। तो यहाँ पर इस टाइम में हमको बहुत कुछ बड़े गांवों के बारे में भी हमको इसमें पता चलेगा। कुछ गांव जो है वो ज्यादा डेवलप हो गए, बड़े बनने लग गए, एक तरीके से कह सकते हैं कि नगर की तरह वो बनने लग गए थे, सिटी की तरह वो बन गए थे। यहाँ तो यहाँ पे अच्छी सेटल लाइफ शुरू हो गई, कॉपर का यूज, मेटल का यूज उसमें शुरू हो गया। जो मृद भांड जो बनते थे, जो कह सकते हैं जो मिट्टी के जो बर्तन बनते थे, वो भी और ज्यादा अच्छे बनने लग गए। तो इस समय के जो टाइम पे जो बर्तन बनते थे वो ब्लैक एंड रेड, ये नेम ध्यान रखिएगा, ब्लैक एंड रेड वेयर बनते थे। ठीक है, काले और लाल जो बर्तन है वो ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। ब्लैक एंड रेड वेयर बनते थे, उनके ऊपर पेंटिंग्स भी होती थी। जो बर्तन होते थे मिट्टी के, उसके ऊपर पेंटिंग होना भी शुरू हो चुकी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है चाल्कोलिथिक टाइम से पीरियड। अब हमारा एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें ये देखना है आपको कि कौन कौन सी जगह है जो ताम्र पाषाण काल से संबंधित है मध्य प्रदेश। तो कभी क्या होता है ना, ताम्रपाषाण का नाम आ जाता है, फिर मालवा संस्कृति नाम भी आ जाता है, कि मालवा संस्कृति भी अगर आ रहा है तो मालवा संस्कृति मतलब ताम्रपाषाण काल ही है। क्योंकि इस समय मालवा वाला जो पूरा एरिया है, जो पूरा वेस्टर्न वाला पार्ट देख सकते हैं आप, इस समय में कई सारे यहाँ पर कह सकते हैं जगह यहाँ पे डेवलप हो चुकी थी। जैसे कायथा है, ठीक है, अवरा है, इस तरीके से कई सारी जगह यहाँ पे डेवलप हो चुकी थी। यहाँ पे कई बड़े गांव बनने लग गए थे, यहाँ पे ब्लैक एंड रेड वेयर बनते थे, बर्तन बनते थे। तो इस तरीके से जो कल्चर डेवलप हुआ ना, उसको मालवा कल्चर या फिर मालवा संस्कृति नाम दिया गया है। तो मालवा संस्कृति वो ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। और हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी जगह इसमें इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो प्लेस है वो है अवरा, या फिर इसको अपरा भी कहते हैं। ये कहाँ सिचुएटेड है? ये मंदसौर में, मंदसौर जिले में सिचुएटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मंदसौर जिले में सिचुएटेड है अवरा, या फिर अपरा भी कहते हैं। इसकी खोज करता है एच बी द्विवेदी ने, इसकी खोज करी है 1960-61 में। तो नेम यहाँ पर ध्यान रखना है, एच बी द्विवेदी ने अवरा की खोज की थी। और यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, ये ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। तो हमें ताम्र पाषाण काल के कई सारे यहाँ से औजार मिले हैं, टूल्स मिले हैं। ताम्र पाषाण काल से लेकर गुप्त काल तक के हमें यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। क्योंकि ताम्रपाषाण काल से ये जगह डेवलप होना शुरू हो गई थी, फिर वहां पे अलग अलग चीजों और टाइम पीरियड में, तो गुप्त काल तक हमें यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं अलग अलग टाइम के। उसके अलावा एक बहुत जो इंपॉर्टेंट है कि रोमन व्यापार के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि रोमन व्यापार के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो जो आवरा जगह है मंदसौर में, ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, मालवा संस्कृति का स्थल है, और यहाँ से रोमन व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, जब जब भारत का रोम के साथ व्यापार होता था, तो वो साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिलते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट तरफ। नेक्स्ट है कायथा। कायथा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जगह है। कायथा कहाँ पर सिचुएटेड है? उज्जैन में। और इसको मध्य प्रदेश का पहला ताम्रकालीन नगर भी माना जाता है। जैसे ये काली सिंध कौन सी नदी की इस पे सिचुएटेड है? तो काली सिंध नदी के तट पे सिचुएटेड है, जो कि चंबल की एक ट्रिब्यूटरी रिवर है। कायथा उज्जैन जिले में है। वीएस वाकनकर के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1964 में। यहाँ से मिट्टी के तांबे की बनी पशु आकृतियां मिलती है, कई सारे औजार मिले हैं, कुल्हाड़ियां, छेनी, और जो काले और लाल ब्रज भांड है, जिसको ब्लैक एंड रेड वेयर कहते हैं। कि जो ब्लैक एंड रेड वेयर है, जो कि ताम्र पाषाण काल से संबंधित होते हैं, मिट्टी के बर्तन, तो ये यहाँ से मिले हैं कायथा से। उसके अलावा पालतू मवेशी, घोड़ों की हड्डियों के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। तो ये सारी चीजें मिली है कायथा से, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है नागदा। नागदा ये भी उज्जैन जिले में सिचुएटेड है, चंबल नदी के किनारे पर ये सिचुएटेड है। और इसकी उत्खनन किया गया था श्री एन आर बनर्जी, सॉरी एस आर बनर्जी के द्वारा
और यहाँ से ताम्र पाषाणकालीन एक नगर के यहाँ पे हमें साक्ष्य मिलते हैं। मृद भांड जो हमने देखे थे काले और रेड वाले, वो यहाँ से मिलते हैं। मिट्टी के मनके मिलते हैं यहाँ से, जो बीड्स होते हैं तो वो भी यहाँ से मिलते हैं, मिट्टी के बने हुए, जिससे ज्वेलरीज वगैरह बनाई जाती थी। तो नागदा से ये सारी चीजें के साक्ष्य मिले हैं। नवादा टोली बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, खरगोन जिले में, नर्मदा नदी के किनारे पर सिचुएटेड है और एक ताम्र पाषाणकालीन स्थल है, चालकोलिथिक स्थल है। इसकी खोज की थी एच डी सांकलिया ने। अभी हमने देखा था जब वो उस टेबल में कि नर्मदा नदी की जो उत्खनन करता है वो एच डी सांकलिया है, नर्मदा घाटी के। तो एच डी सांकलिया ने इसकी उत्खनन किया था। यहाँ से चित्रित मधपांड, जो पेंटेड वेयर होते थे, जो मिट्टी के बर्तन होते थे जिसके ऊपर पेंटिंग्स की जाती थी, उसके साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। चावल की खेती के यहाँ से हमें प्रमाण मिले हैं, चावल की खेती के एविडेंस में। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद डांग वाला, अगेन ये उज्जैन जिले में है। तो चंबल वैली वाला जो रीजन है उज्जैन जिले है, वहां से बहुत सारे ताम्र पाषाण कालीन स्थल हैं। डांग वाला उज्जैन में है। यहाँ से यज्ञशाला, यज्ञशाला जो होती है हवन के, यहाँ से अवशेष मिले हैं। उस तरीके से ताम्र पाषाण कालीन से लेके परमार काल तक, आगे हम एमपी की हिस्ट्री में देखेंगे तो मेडाइवल टाइम तक, मध्यकालीन तक का ये टाइम आ गया है, तब के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। तो ये सारी जो साइट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताम्र पाषाण काल से संबंधित, और उसमें जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैंने इसमें यहाँ पर मेंशन कर दी है। यही चीजें इसी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेम आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर सिचुएटेड है जिले में, कौन सी नदी के किनारे है, और क्या क्या यहाँ से मिला है, वो इंपॉर्टेंट होता है। आगे हम बढ़ते हैं। उसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट जगह है वो है एरन। एरन जो है वो सागर जिले में है। यहाँ पर एक मैप में हम देख लेते हैं। यहाँ पर है एरन, सागर जिले में। ये अभी हमने देखा था इससे पहले भी। एरन बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। कई सारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से कई सारे साक्ष्य मिले हैं। कृष्णदत्त वाजपेयी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया है, और ताम्र पाषाण काल से संबंधित से लेके मध्य युग तक के साक्ष्य यहाँ मिले, जो मिडाइवल टाइम है वहां तक के हमें साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो ताम्र पाषाण कालीन स्थल भी है ये। यहाँ से चित्रित जो है पेंटिंग्स, जो वेयर है, मिट्टी के बर्तन है काले और लाल वाले, वो मिलते हैं। मिट्टी की मूर्तियां हैं और मिट्टी के मनके, ये यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, एरन जो है सागर जिले में है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट चालकोलिथिक साइट। लेकिन एक क्वेश्चन जो बार बार आता है ना, वो ये इस पॉइंट से आता है कि भारत में सबसे पहले सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो भारत में सती प्रथा के जो साक्ष्य हैं, जो एविडेंस है, जिसको कहते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, तो वो मिलते हैं एरन से। एरन से ही सबसे पहले भारत में सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन है, उस इंस्क्रिप्शन से हमें डिटेल मिलती है। तो यहाँ पर जो एक पिलर है उस पे एक इंस्क्रिप्शन खुदा हुआ है, वहां से सबसे पहले पता चलता है कि इस तरीके से सती प्रथा किस तरीके से अपनाई गई थी। तो ये जो सती प्रथा वाला साक्ष्य है, ये एक्चुअली गुप्त टाइम पीरियड का है। जब आगे हम गुप्त टाइम पीरियड को भी देखेंगे, तो गुप्त टाइम पीरियड का है, और उस समय के यहाँ से सती प्रथा के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, और भी कई सारे प्लेसेस हैं, पर वो इतने ज्यादा उसमें डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे मैंने सिर्फ नेम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। खेड़ी नामा, ये भी नर्मदापुरम जिले में है। उस तरीके से माणा पचमढ़ी जिले में है, यहाँ से भी रॉक पेंटिंग्स मिलती है। इंद्रगढ़ मंदसौर जिले में है। मनोती, ये भी मंदसौर जिले में है। फलघाट धार जिले में है। कसरावत खरगोन में, और त्योंथर रीवा में। ये सब भी जो है आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, जहां से कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिली है। तो नेम आपको ध्यान रखना है, डिस्ट्रिक्ट का नेम, जिले का नेम ध्यान रखना है कि वो कहां पर सिचुएट। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हमने चालकोलिथिक टाइम पीरियड तक इसको कंप्लीट कर लिया है। जो जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने इसमें इंक्लूड कर ली है। उसके अलावा ये स्लाइड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। मध्य प्रदेश में कई सारी जगह पर रॉक शेल्टर्स मिले हैं, जैसे कुछ नाम हम जानते हैं, जैसे भीमबेटका का है, आदमगढ़ है। ठीक है, वहां से हमें रॉक शेल्टर्स मिले हैं, जब जब मनुष्य गुफाओं में रहता था। रॉक पेंटिंग्स के वहां पे एग्जाम्पल मिले हैं। लेकिन उसके अलावा भी और भी कई सारी जगह है, तो इनके नाम कभी कभी आ जाते हैं। तो इसलिए टेबल यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दी है। इस टेबल को आप यहाँ से सेव कर सकते हैं, या तो आप नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेम आपको ध्यान रखना है, और जगह का नेम यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो रॉक पेंटिंग्स है मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ मिली है, और कौन कौन से उसमें जिलों के नाम है। ठीक है, नर्मदा, होशंगाबाद जिसका नर्मदापुरम नाम है, तो आदमगढ़ है जैसे माणादेव, मामा भांजा शैलाश्रय, ये सब नर्मदापुरम जिले में है। बूढ़ी माई शैलाशय सिवनी में है। तारो मारो शैलाशय पानगुड़ारिया सीहोर में है। हाथीडोल जो रॉक पेंटिंग्स मिली है वो पन्ना जिले में मिली है। सतकुंडा रॉक पेंटिंग्स विदिशा जिले में सिचुएटेड है। बूढ़ी डायन ये महाभारत काल से संबंधित है, ये जबलपुर जिले में है। और लिखी छाछ जो है ये मुरैना जिले में।
तो यहाँ पर ये एक साथ इसको इंक्लूड कर दिया है ताकि आपको याद करने के लिए वो इजी हो जाएगा और नोट्स बनाने के लिए भी इजी हो जाएगा। ये क्योंकि नेम इसमें आ जाते हैं कई बार कि ये जो साइट है, जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, वो कौन से जिले में सिचुएटेड है, तो यहाँ से आप इसको एक साथ यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और ये सब शैलाश्रय हैं, यहाँ से रॉक शेल्टर्स मिले हैं, यहाँ से रॉक पेंटिंग। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया है चालकोलिथिक एज। ठीक है, चालकोलिथिक एज हमने यहाँ तक कवर कर लिया है। उसके बाद वाला जो टाइम है, उसके बाद वाला टाइम आता है लो संस्कृति वाला टाइम, जो जब आयरन का यूज शुरू हो गया था। तो उसका ज्यादा एमपी में एविडेंस नहीं मिला है, सिर्फ जैसे भिंड, मुरैना, ग्वालियर, वहां से कुछ चित्रित मृद भांड मिले हैं, पेंटेड ग्रे वेयर मिली है, जो मिट्टी के बर्तन होते थे। ये आयरन एज से संबंधित है और ये 2-3 जगह पर मिले हैं, इससे ज्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसी तरीके से महापाषाण काल, ये बेसिकली साउथ इंडिया में होता था। महापाषाण काल, जिसको मेगालिथिक टाइम, मेगालिथिक भी कहते थे। अगर हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे होते तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, लेकिन एमपी की हिस्ट्री से ज्यादा रिलेटेड नहीं है। तो महापाषाण काल बेसिकली क्या होता था कि जैसे उस काल में ये जो संस्कृति फॉलो होती थी बेसिकली साउथ इंडिया में होती थी, जिसमें अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी जो कब्र है उसके चारों ओर एक बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे, अलग अलग आकार के, अलग अलग डिजाइन में पत्थर रखे जाते थे। तो उस कल्चर को कहा जाता था मेगालिथ, है ना, जो बड़े बड़े स्टोन रखे जाते थे उसको महापाषाण काल या मेगालिथ कहा जाता था। और ये जो संस्कृति है ये आयरन एज से संबंधित ही है, लो युग से संबंधित पूरी संस्कृति है। पर ये ज्यादा इसका कल्चर फॉलो था साउथ इंडिया में, तमिलनाडु के कई सारे एरिया में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में ज्यादा एविडेंस वहां से मिलते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट ये है, हमें सिर्फ नेम ध्यान रखना है, जैसे रीवा, एक सिवनी भी है, रीवा में सिवनी, उसी तरीके से सतना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना। तो यहाँ से भी हमें मेगालिथ के एविडेंस मिले हैं। तो बस ये नेम ध्यान रखना है कि बेसिकली रीवा और सिवनी से ज्यादा मिले हैं, ग्वालियर, भिंड, मुरैना से भी हैं। तो वो इतना सा इसमें ध्यान रखना है, ज्यादा इसमें कुछ डिटेल में इसमें देखना नहीं। तो ये मेगालिथ के जो एविडेंस है वो 2-3 जगह से मिले हैं मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा इस पार्ट में कवर हो गया है। इसके आगे हम, तो ये पूरा पार्ट अब ये इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि थोड़ा ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा वरना। तो अभी तक हमने क्या देखा, तो अभी तक हमने प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड पूरा कवर कर लिया है। जो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड था वो पूरा कवर कर लिया है। अब आएगा प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड, उसमें ज्यादा नहीं है, उसमें भी थोड़ा सा 10-1 मिनट में वो कवर हो जाएगा। मेन आपकी शुरू हो जाएगी हिस्टोरिक टाइम पीरियड। तो उसके बाद वो नेक्स्ट वीडियो में वो भी कवर करने की मुझमें कोशिश करेंगे। तो जो क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं वो चीजें मैंने इसमें इंक्लूड कर दी है, यहीं से क्वेश्चन ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा बस आप इसको अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स आप बना सकते हैं, आप उसको रिवाइज कीजिए। और इसके अलावा आपको एमपी के लिए, पेपर 1 के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई और सोर्स फॉलो करने की नीड नहीं है। आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और इसको रिवाइज करते रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेगुलर क्लासेस इसमें आपको मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू।